नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे घर के संपूर्ण वास्तु के विषय में कि किस प्रकार से आप एक ही बार में संपूर्ण वास्तु को समझ सकते हैं, वो भी मात्र एक ही वीडियो में। आइए आज का अंक शुरू करते हैं। सबसे पहले दिशाओं को समझ लें। ये आपका पूर्व दिशा है। मान लिया जाए ये कोई आपका प्लॉट है या आपका घर है या आपका प्लान है जिसमें दिशाएं तो होगी। तो ये आपकी जो है, इसमें ये पूर्व दिशा हमने ई लिख कर रखा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है नॉर्थ, और ये दक्षिण दिशा है। ये हो गई दिशाएं। अब उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पे जो दिशा होती है उसकी हम बात कर लें, उसे ईशान कोण कहते हैं। और पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर को नैऋत्य कोण कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर को हम वायु कोण कहते हैं। अब बीच में हमारा आकाश तत्व या ब्रह्म स्थान होता है। ये एरिया कितना होता है, तो हमने यहाँ एरिया को बांट दिया है सामान्य वास्तु के रूल से कि इसे 3 भागों में हमने बांट दिया और इसे भी बराबर 3 भागों में बांट दिया। तो ये एरिया निकल गया कि ईशान कोण का क्षेत्र इतना है, और ये पूर्व का क्षेत्र है, और ये अग्नि का क्षेत्र है। अब आइए हम ईशान कोण से शुरुआत करते हैं। जब हम संपूर्ण वास्तु का बात करते हैं तो सर्वप्रथम बात कर लें ईशान कोण वाले क्षेत्र में किन किन चीज़ों का निर्माण होना चाहिए कि ये वास्तु संतुलन होता है। तो एक बात जानें, ईशान जो है ये देवताओं का स्थान है। मतलब घर में आप यदि पूजा स्थान रखना है तो इस स्थान पर रखेंगे तो विशेष आपको लाभ होगा। ऐसे तो पूजा स्थान आप पूर्व में भी रख सकते हैं, उत्तर में भी रख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पे अन्य दिशाओं में भी रखी जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति होती है कि यदि आप यहाँ पूजा स्थान स्थापित कर देते हैं तो ये आपके वास्तु के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। अब है कि यहाँ पूजा स्थान बना लिए। दूसरा, आपको जल की व्यवस्था करनी है तो आप इसमें बोरिंग बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं, हैंड पंप बना सकते हैं। तो आप इस क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में, ईशान कहने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल इसी कॉर्नर पर होना चाहिए। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपके लिए उत्तर दिशा में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पूर्व दिशा तक का क्षेत्र है जहाँ आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा देखकर व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा होगा कि ईशान वाले क्षेत्र में यदि आप जल की व्यवस्था करते हैं, ध्यान दें यहाँ पर आपको ओवरहेड का व्यवस्था नहीं करना है। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड वाटर, जैसे आप वेल बनवा सकते हैं, बोरवेल लगवा सकते हैं, हैंड पंप लगा सकते हैं, ये जल की व्यवस्था। अब है कि निर्माण पे चले आए तो इस स्थान में जो है निर्माण हमेशा हमें हल्का रखना चाहिए। जैसे आपको बरामदा बनाना है तो इस क्षेत्र में बनाएं, हल्का निर्माण कर सकते हैं। इस क्षेत्र में यदि कक्ष बनाना हो तो आप बच्चों के लिए, अनमैरिड बच्चों के लिए इस कक्ष में, या पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस क्षेत्र में आप कक्ष बना सकते हैं। ये हो गई ईशान कोण। ये हो गया पूर्व का क्षेत्र। पूर्व के क्षेत्र में भी आपको बरामदा बनानी चाहिए। यदि स्पेस ना हो तो यहाँ पर विशेष परिस्थिति में यहाँ पर आप बेडरूम भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्र बरामदे या ओपन क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है। अग्नि का क्षेत्र, अग्नि का क्षेत्र सर्वोत्तम स्थिति है कि अग्नि से रिलेटेड क्षेत्र, जैसे मान लिया जाए आपने अपने घर में जनरेटर रखा है तो इस क्षेत्र में आपको जनरेटर स्थापित करना है। आपके घर में रसोई घर तो होगी ही होगी, तो रसोई घर की स्थापना भी आपको इस क्षेत्र में करना चाहिए। आपके घर में यदि लगे हुए हैं घर में एसी वगैरह, तो एसी के जो ब्लोअर होते हैं जहाँ से हीट निकलता है वो इस क्षेत्र में रखें तो अधिक उचित होगा। कहने का अर्थ है कि बिजली के बड़े बड़े उपकरण या हीट प्रोड्यूस करने वाले कोई भी सामान आपको अग्निकोण वाले क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में आपको बेडरूम की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा ये अच्छी मानी जाती है। बेडरूम की बात करते हैं नैऋत्य कोण सबसे अच्छा माना जाता है। बेडरूम की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा में बेडरूम बना सकते हैं। ये 3 जगह बेडरूम बनाने के लिए आपको सबसे अच्छा है। विशेष परिस्थिति में गेस्ट के लिए बेडरूम बनाना हो इस स्थान पे बना सकते हैं, नौकर के लिए बनाना हो इस स्थान पे बना सकते हैं। आप उत्तर दिशा में भी बेडरूम बना सकते हैं शयन के। इस दिशा में बेडरूम बनाना हो तो बच्चों के लिए बनावें, इस दिशा में बच्चों के लिए बनावें, यहाँ पर गेस्ट के लिए बनावें। ये हो गई। अब हम बात इसमें थोड़ा सा कर लें बेडरूम के बाद
रसोई घर की बात हो गई। अब शौचालय और सीढ़ी घर, आइए हम सीढ़ी घर की बात कर लेते हैं। संपूर्ण वास्तु में सीढ़ी घर, सीढ़ी घर के लिए जो है सीढ़ी का निर्माण क्या होता है, भारी होता है और बड़ा होता है। तो यह निर्माण आपको नैऋत्य कोण, दक्षिण की दिशा, ये दक्षिण की दिशा, पश्चिम की दिशा में यदि करते हैं इन दिशाओं में तो सर्वोत्तम मानी जाती है। क्योंकि सीढ़ी के लिए बड़ा और भारी निर्माण है तो इन दिशाओं में करना सबसे अच्छा माना गया है वास्तु के अनुरूप। सीढ़ी की बात हम कर ले, सेप्टिक टैंक और शौचालय ये बच जाते हैं। शौचालय का निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि ये क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र है, यहाँ आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में भी इस क्षेत्र में शौचालय एवं बाथरूम का निर्माण किया जा सकता है। पूर्व दिशा में भी एक क्षेत्र आता है, लेकिन पूर्व दिशा में यदि आप निर्माण ना करें तो ये अधिक अच्छा रहेगा। आपको शौचालय बाथरूम के लिए दक्षिण और ये दक्षिण दिशा या पश्चिम और वायु कोण वाले क्षेत्र को चुनना चाहिए, ये क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। अब बात कर ले हम सेप्टिक टैंक के लिए, तो सेप्टिक टैंक के लिए ये क्षेत्र ही अच्छा है। यदि आपके पास घर से बाहर जगह हो तो घर से बाहर आप निर्माण करें, यहाँ कर लें, या इस क्षेत्र में कर लें, इस क्षेत्र में कर लें। घर से बाहर सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये मूल रूप से हमने बताया कि वास्तु में कौन सी चीज़ें हमें कहाँ रखनी चाहिए। अब है कि बीच का स्थान एक रह गया जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो प्राचीन समय में क्या था कि लोग चारों तरफ से घर बनाते थे और नीचे बीच का स्थान वो आंगन खुला रखते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग घर में बीच में ही बनाते। तो आपको क्या करना चाहिए कि बीच में निर्माण ना करें, बीच में आप घर का एक सेंट्रल हॉल रख सकते हैं, डाइनिंग, यहाँ पर आप एक तरह से लिविंग एरिया रख सकते हैं, हॉल रख सकते हैं। मतलब बीच का स्थान में आप ना ही शयन कक्ष बनावें, ना ही रसोई घर बनावें, ना ही शौचालय बनाएं। यहाँ पर आप कोई निर्माण ना करें, यहाँ पर आप अपने घर के लिए बड़ा सा बरामदा या बड़ा सा आप घर के अंदर में लिविंग एरिया या आप हॉल कह सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें का निर्माण आप यहाँ ब्रह्म स्थान में कर सकते हैं आकाश तत्व में, तो वो अच्छा रहता है। तो आज के अंक में हमने देखा कि वास्तु की मूल चीज़ों को देखा कि मूल चीज़ें इसमें क्या है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में अन्य चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। धन्यवाद।